Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and I bring to you today a topic that most of you really find it confusing to try and understand because of the lack of understanding of these words. These words which we are going to be referring to are actually from Latin origin, and that is one of the reasons why there is bound to be some kind of confusion. Don't worry, not at all. Okay, by the end of this class, you are sure that there's any kind of confusion that is existing will suddenly disappear. Okay, so I bring to you the topic. The topic is writs of the courts. Okay, the word is writ, W-R-I-T. All right, writs of the courts. बात पूछता हूँ. You know what is very crucial is that जब हम ये words use करते हैं, words like guarantee. तुमने ये वर्ड इतने बार सुना होगा इन रिलेशनशिप टू व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट. हम लोग जब क्लास 8 में भी पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे फंडामेंटल राइट्स. अब ये फंडामेंटल राइट्स के साथ एक और वर्ड उतना ही कॉमनली यूज किया जाता था. दीज आर गारंटेड राइट्स. ओके, आई होप तुमको ये पॉइंट्स याद है. नहीं याद है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, तो प्लीज मेरा वीडियो देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का. उसमें तुम्हें एहसास होगा कि हमने वर्ड गारंटेड पर कितना फोकस किया होगा. एक छोटा सा लॉजिकल बात होती है, ये जो गारंटी वर्ड है ना, गारंटी, इस वर्ड का कोई यूज नहीं है. ये कचरे के भाव बिकने वाला वर्ड है. क्यों? क्योंकि गारंटी को किसी ने लेना होता है. somebody has to protect this guarantee. in other words, guarantee is a useless piece of word जब तक गारंटर ना बने. कोई गारंटी लेता है, वरना तो ये एम्प्टी वर्ड है. बोलते जाओ हाँ जी गारंटी है, गारंटी है, क्या फायदा? हु इज द गारंटर? द गारंटर, द प्रोटेक्टर ऑफ दिस गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर द कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. तो हु इज द गारंटर? द गारंटर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. वरना गारंटी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला, कोई गारंटर तो है नहीं. इसीलिए 2015 का प्रीलिम्स क्वेश्चन था कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और एक महाभारत छिड़ गई थी इन द पॉलिटी वर्ल्ड, जो उस फैकल्टी में, कि हु इज द कस्टोडियन. दो चॉइसेस थी, एक चॉइस इज द प्रेसिडेंट, एक चॉइस द सुप्रीम कोर्ट. आंसर क्या है? आंसर इज दैट सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्यों? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर द वर्ड गारंटी. नाउ तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बोला, माय लॉर्ड, आप हो गारंटर, यू आर द कस्टोडियन, आप लोगे गारंटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके, हम ले लेते, लेकिन हम उस गारंटी को निभाएंगे कैसे? हाउ विल वी एनफोर्स दैट गारंटी? वी विल एनफोर्स दिस गारंटी बाय यूजिंग अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इज कॉल्ड एज रिट्स. रिट्स आर दोस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स. इसको रिवाइज करो, इसको लिखो, इसको समझो, इसको मेमोराइज करो. रिट्स आर दोस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स which have been given to the Supreme Court and to the High Court to enforce the guarantee. Writ अगर नॉर्मल वर्ड में देख लो तो रिट का मतलब क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं है. रिट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और कुछ नहीं है. इट्स लाइक एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑल्सो. लेकिन ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तुम्हें मेक श्योर, इट एंश्योर, समझने की कोशिश करो. रिट्स आर दोस ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट जिनका प्राइमरी टारगेट is to ensure that this word guarantee is enforced. So writ comes from Latin maxims. Latin language थी, उन दिनों रॉयल कोर्ट्स को ये पावर हुआ करती थी. Writs are those extraordinary powers which can be exercised by the High Court or the Supreme Court to ensure that the word guarantee is not an empty guarantee, it is enforced. Okay? Now, the writs which are present are of 5 types. So India mein we have enforced 5 different types of writs. Now what are the 5 different types of writs? The first type of writ is habeas corpus. ये words को use करो. कुछ इसको habeas corpus बोलते हैं, कुछ habeas corpus बोलते हैं, कुछ habeas corpus बोलते हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Latin is a language in which it is, you can pronounce the way it is. समझना is something else. The word that is used is habeas corpus. अगर मैं इस लैटिन वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, वेरी लूज ट्रांसलेशन, habeas corpus का मतलब होता है टू हैव द बॉडी. ओके, व्हाट इज हैव द बॉडी? इसका मतलब है द कोर्ट इज कमांडिंग
you, the court is commanding the state that the court wants to have the body. अब इसको समझने की कोशिश करो. तुमको सबको आर्टिकल 21 याद है? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड. मैंने तुम्हें बोला था इसको मेमोराइज कर लो. नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अगर तुम्हारे पास अच्छा सा बोर्ड है तो वहां पर ये लिख लो. दीवार है तो दीवार पे लिख लो. नोटबुक है तो नोटबुक पे लिख लो. नेवर फॉरगेट आर्टिकल 21. नो पर्सन सिटीजन की बात नहीं हो रही. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. नाउ जब ये है तो इसका मतलब है पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर सकती है. हां कर सकती है, लेकिन इट हैज टू फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. कोर्ट्स तुमको पनिश कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, बट दे हैव टू फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. नाउ एक दिन तुम बैठे हुए थे, ओके, तो तुम आराम से बैठे हुए थे, अचानक पुलिस आती है और तुमको किडनैप करके ले जाती है. तो हु इज पुलिस? पुलिस इज द स्टेट, ओके. या फिर कोर्ट्स में तुम्हें एक ऑर्डर दे दिया या जेल अथॉरिटीज ने तुमको ऑर्डर दे दिया और तुमको इंप्रिजन कर दिया. जब तुमको इंप्रिजन कर दिया बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं फॉलो किया, अब तुमको जेल में डाल दिया, कोई ट्रायल ही नहीं हो रहा, तुम्हें बेल दी नहीं जा रही, तुमको इल्लीगली डिटेन किया गया. मैंने वर्ड क्या यूज किया? इल्लीगली डिटेन किया गया. जब अगर तुम्हें इल्लीगली डिटेन किया, किसने किया? स्टेट ने किया, विदाउट फॉलोइंग. इल्लीगल डिटेंशन का मतलब क्या? that you have not followed procedure established by law. in other words, आपने क्या वायोलेट कर दिया उसका? आर्टिकल 21. अब आर्टिकल 21 वायोलेट हो गया, तुमको इलीगल डिटेंशन हो गया. अब तुम तो हो गए हो किडनैप. तो ऑन योर बिहाफ कोई भी, हो सकता है तुम्हारा रिलेटिव हो सकता है तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर समटाइम्स इवन एन एनजीओ हो, ये भी ना हो तो कोर्ट्स भी अपने आप से, विच इज कॉल्ड एज सुओ मोटो, एक रिट मूव कर देंगे और वो रिट इज कॉल्ड एज हेबियस कॉर्पस. व्हाट इज द ऑर्डर? प्लीज, हेबियस कॉर्पस इज अ रिट मतलब ऑर्डर किसको? स्टेट को ऑर्डर दिया जाएगा, वी वॉन्ट टू हैव द बॉडी, रिलीज दिस मैन, रिलीज दिस पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन. जिसको इलीगली अरेस्ट किया गया है, जिसको इलीगली डिटेन It is a very bedrock of the Constitution and therefore आर्टिकल 21 की वायोलेशन हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे. एंड कैसे बचाएंगे? बाय एंश्योरिंग आर्टिकल 21 इज रिस्पेक्टेड बाय पासिंग दिस रिट. लेकिन मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने लिखा है इवन नॉन स्टेट. अच्छा, जब हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी तो मैंने ये बात बोली थी कि स्टेट के अगेंस्ट ही यूज होता है या स्टेट के लिए ही फंडामेंटल राइट्स यूज होते हैं. लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूं कि यार अगर नॉन स्टेट कैसे होगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं. एक जमींदार है, ठीक है, उसने एक फार्मर को 10 लाख रुपया लोन दे दिया. फार्मर बेचारा गरीब, ही इज नॉट एबल टू टेक दैट और रीपे दैट लोन. जमींदार अपने गुंडों को भेजता है, उसको अरेस्ट पकड़ता है, अपने किले में, अपने बंगलों में डाल देता है. बंगलों में डाल दिया और बोला कि जब तक तेरे 10 लाख रुपए मेरे तरफ बकाया है, जब तक यू हैव टू गिव मी 10 लाख रुपीस, तब तक तू इस जगह से बाहर नहीं जा सकता. क्या हुआ है? व्हाट हैज बीन टेकन अवे? योर पर्सनल लिबर्टी. क्या नहीं फॉलो हुआ? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. व्हाट इज नॉट बीइंग फॉलोड? Procedure established by law has not been followed.
और जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं फॉलो होता तो क्या वायोलेट होता है? आर्टिकल 21। और जब आर्टिकल 21 वायोलेट होता है तो क्या करते हो? हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस इज वन ऑफ दोस रिट्स which is not only utilized against the state, it can also be enforced against non-state. तो ये बहुत कॉमनली तुमको तब दिखेगा, स्मगलिंग माफियास होते हैं, ट्रैफिकिंग यूनिट्स होते हैं, विमेन को किडनैप करके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में डाल लेते हैं। यहां सब जगह कौन सी रिट यूज होती है? यहां पर सब जगह हेबियस कॉर्पस की रिट यूज होती है। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिट। ओके, नाउ अलोंग विद दैट हेबियस कॉर्पस में के बाद द नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। फिर से वर्ड को देखते हैं, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मैंड से याद रखो कमांड। ओके, व्हाट डज दैट मीन? वी कमांड। ओके, सो हु इज कमांडिंग? कोर्ट्स आर कमांडिंग। टू whom? they are commanding to the state। तो इसमें नॉन स्टेट का बात नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ किसकी बात आ रही है? स्टेट की। स्टेट के 3 कंपोनेंट्स क्या है? स्टेट के 3 कंपोनेंट्स आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। मैंडेमस एज अ रिट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। गलती मत करना। हेबियस कॉर्पस किसकी तरफ है? पूरा स्टेट। ओके, मैंडेमस किसकी तरफ है और किसके ऊपर टारगेट होता है? ओनली द एग्जीक्यूटिव। मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूं, हर एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव समबडी हु इंप्लीमेंट्स लॉस। इसका मतलब है उनकी कुछ पब्लिक फंक्शंस होती है, उनके कुछ पब्लिक ड्यूटीज होती है, राइट? मेरी बात ध्यान सुनो। अगर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी, यानी कि वो ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बोली है, ये तुम्हारी पब्लिक ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी ना करे तो तुम रिट ऑफ मैंडेमस मूव करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो पुलिस क्या है? पुलिस इज एग्जीक्यूटिव, करेक्ट? ना पुलिस इज एन एग्जीक्यूटिव। पुलिस का काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एक बात बोलता हूं, सपोज एक क्राइम हो रहा है और आप पुलिस पे कंप्लेंट करने जाते हो और पुलिस को बोलते हो यार FIR रजिस्टर करो केस, तो ये पुलिस की क्या है? ये पुलिस की है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी। मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हूं कि भाई मेरी तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है केस की, पुलिस मान ही नहीं रही, तो तुम क्या बोलोगे? तुम कहां जाओगे? तुम जाओगे कोर्ट के पास। कौन सी रिट पास करवाने की रिक्वेस्ट करोगे? मैंडेमस। मैंडेमस किसके अगेंस्ट होगी? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है इधर? इन द फॉर्म ऑफ पुलिस। क्या है उनकी ड्यूटी? देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी क्या है? टू रजिस्टर एन FIR। कोर्ट पुलिस को रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू कमांड करेगा कि रजिस्टर दिस FIR। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैंडेमस बड़ा सिंपल होता है। इट इज इफ द एग्जीक्यूटिव इज नॉट परफॉर्मिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ओके, गंगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तुम्हारा काम है गंगा को क्लीन करना। गंगा नहीं साफ हो रही, क्यों नहीं हो रही? रिट ऑफ मैंडेमस। पासपोर्ट अथॉरिटी, तुम्हारा काम है इफ आई अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट यू शुड गिव मी अ पासपोर्ट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तुम्हें मेरे में कोई गलती नहीं दिख रही, मेरे में एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है, कौन सा रिट? रिट ऑफ मैंडेमस। पासपोर्ट अथॉरिटी, इशू द पासपोर्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली दिल्ली जल बोर्ड, ओके, तुम्हारा है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी टू सप्लाई वाटर, तुम वाटर क्यों नहीं दे रहे हो? मैंडेमस। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट, तुम्हारा काम है टू एंश्योर कि दिल्ली में मलेरिया ना फैले, डेंगू ना फैले, चिकनगुनिया ना फैले, यू शुड डू पेस्टिसाइड स्प्रे, तुम नहीं कर रहे हो। दिस इज योर ड्यूटी, योर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजंस, तुम नहीं कर रहे हो। रिट ऑफ मैंडेमस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज मैंडेमस? मैंडेमस इज अ रिट which says we command whom? We command executive. We command executive to do what? To perform your constitutionally mandated duty, your public duty. तो तुम दिल्ली पुलिस को ये मैंडेमस नहीं दे सकते कि जाके घर में पानी सप्लाई करो। नो, you will have to perform your constitutionally mandated duty. Your constitutionally mandated duty is to maintain law and order. I hope this picture is clear. सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। इन लैंग्वेज को समझो। ओके, अपने आप से मेमोराइज करके कुछ भी नहीं होता और बुक्स के 4 पैराग्राफ से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। Somebody has to explain this to you.
और मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस इज 24 कैरेट गोल्ड। जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा तुम कुछ भी उल्टा सीधा लिखकर एग्जाम में आ जाते हो, और बड़ा इजी होता है यूपीएससी में फेल होना। ओके, किसी को पता ही नहीं चलता यूपीएससी के एग्जाम में फेल क्यों हो गए, क्योंकि तुम लिखकर जो आ गए हो, इट इज हार्डली इंप्रेसिव टू द एग्जामिनर। नॉट ओनली शुड इट बी 100% राइट, इट शुड बी 100% इंप्रेसिव। दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग टुडे। ऐसे करते हैं पॉलिटी। नेक्स्ट रेट इज सर्श्योररी। फिर से तुम्हें जैसे मुझे प्रोनाउंस करना है, ओके, लैटिन वर्ड है, ओके, तुम्हें जरूरी नहीं है मेरी प्रोनाउंसिएशन ही लो, अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद डिसाइड कर लो। इट इज कॉल्ड एज सर्श्योररी और सर्टियोररी। आइदर वेज, अगर तुम इसको सर्टियोररी बोलते हो तो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सर्टियोररी वर्ड से तुम्हें याद आएगा वी सर्टिफाई। सर्टिफाई का मतलब होता है वी चेक। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक वर्ड होता है, उस वर्ड को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? हर कोर्ट का एवरी कोर्ट हैज सर्टेन नंबर ऑफ पावर्स। ओके, वो पावर्स, ओके, आर कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जांपल, एक कोर्ट है दिल्ली में, ओके, दैट दिल्ली कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द एरिया ऑफ दिल्ली। ओके, तो इट विल डिसाइड, इट हैज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एरिया ऑफ दिल्ली। अब एक ऑफेंस हुआ भोपाल में, क्या दिल्ली कोर्ट उसको देख सकता है? नो। अगर दिल्ली कोर्ट उसके बारे में कोई ऑर्डर पास करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज एक्सीडेड जुरिस्डिक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो कंडीशंस लाइक नो जुरिस्डिक्शन इज अवेलेबल, कोर्ट की पावर ही नहीं थी, या फिर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो जरूरत से ज्यादा पावर यूज कर ली, या समटाइम्स देयर इज अनफेयर जुरिस्डिक्शन, उसको बोलते हैं वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये कोर्ट ने ना ये मैटर सुनना ही नहीं चाहिए बिकॉज जस्टिस नहीं होने वाला, न्याय नहीं होने वाला, तुम्हें ये शक है कि नहीं यार मुझे जस्टिस, न्याय नहीं मिलने वाला, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लोअर जुडिशरी की। लोअर जुडिशरी मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वो लेवल ऑफ कोर्ट्स है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, द लोअर कोर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ये जो रिट्स है, ओके, ये जो रिट्स है ये लोअर जुडिशरी पे वर्क करता है। फिर से मैं बात बोल रहा हूं, याद रखना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों आर कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड ऑफ स्टेट। लेकिन हम जो यहां पर रेफर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर जुडिशरी। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ लोअर जुडिशरी, प्लीज समझो, एक सर्श्योररी आएगा, बाद में प्रोहिबिशन आएगा। अभी समझो, सपोज इस लोअर जुडिशरी ने इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, मैं फिर बोलता हूं, सपोज लोअर जुडिशरी ने इन एक्सेस ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, या फिर इन अ कंडीशन ऑफ नो जुरिस्डिक्शन, या इन वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तीन बातें मैंने क्या बोला? एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, नो जुरिस्डिक्शन या वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसने बोल दिया चलो जी क्राइम ऑफेंस। याद है हमारे एग्जांपल में हमने बोला था दिल्ली कोर्ट है, ऑफेंस हुआ भोपाल में, यानी कि एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन है, लेकिन लोअर कोर्ट ने फिर भी ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर निकल गया, वारंट निकल गया अरेस्ट का, तो तुम क्या करोगे? अरेस्ट तो हो नहीं सकते, तो तुम भाग कर जाओगे टू द रिट ऑफ सर्श्योररी। सर्श्योररी में द कोर्ट्स विल ऑर्डर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितनी फाइल्स है ना हमको वापस दो इस मैटर का। वी विल चेक करेंगे क्या नो जुरिस्डिक्शन था, क्या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन था, क्या वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था। तीनों में से एक चीज चेक करेंगे। अगर ऐसा निकला तो कोर्ट्स विल डू व्हाट इज कॉल्ड एज क्वॉशिंग। कोर्ट्स क्या करेंगे? क्वॉशिंग मतलब द ऑर्डर विल बी कट ऑफ। ओके, ऑर्डर वहां पर नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इट विल बिकम नल एंड वॉइड। क्वॉशिंग इज नथिंग एल्स बट रिट ऑफ सर्श्योररी अगेंस्ट अ लोअर जुडिशरी। कब? जब देयर इज नो जुरिस्डिक्शन, when there is excess of jurisdiction or when there is violation of principle of natural justice। अब ध्यान से सुनो, ये था जब ऑर्डर हो गया है, जब ऑर्डर हो गया है। अगर ऑर्डर अभी तक हुआ नहीं है लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो मैं इन प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करवा सकता हूं अगर मुझे लगे
कि देयर इज नो ज्यूरिसडिक्शन, देयर इज एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या फिर देयर इज वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रोहिबिशन मीन्स वी स्टॉप और वी फॉरबिड। व्हाट डज दैट मीन? तुम्हें मालूम है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट्स में, ये ही पूरी नहीं होनी चाहिए। सर्श्योररी में प्रोसीडिंग्स पूरी हो चुकी है, ऑर्डर निकल चुका है। प्रोहिबिशन में प्रोसीडिंग्स चल रही है, ऑर्डर हुआ नहीं है, तो मैं वो प्रोसीडिंग्स स्टॉप करा सकता हूं बाय डूइंग दिस रिट, दैट इज अगेन इफेक्टिव अगेंस्ट लोअर जुडिशरी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। ये फाइन पॉइंट है, 99.9% लोगों को नहीं मालूम है। सर्श्योररी कम्स आफ्टर द ऑर्डर, प्रोहिबिशन कम्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। याद रखने का तरीका, पीआरओ को पीआरओ से याद रखो। पीआरओ इज प्रोहिबिशन, पीआरओ इज प्रोसीडिंग्स। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आप सेम काम करोगे, सेम वजह से करोगे, सेम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करवाएगा, लेकिन it will be during the proceedings. Certiorari will come after the proceedings, after the final order. Last writ is called quo warranto. Quo comes from the word question. Warranto is authority. The court is asking a question. What is your authority? This is only to the executive. मेरी बात समझो। तुम लोग कल IAS ऑफिसर्स बन रहे हो। तुम IAS ऑफिसर्स क्यों बन रहे हो? तुम लोग IAS ऑफिसर्स इसलिए बन रहे हो क्योंकि यू आर एलिजिबल टू बिकम एन IAS ऑफिसर। यू हैव टू पास दिस एग्जाम। ये तुम्हारा एंटाइटलमेंट है, ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी है। अगर तुम ये नहीं हो और तुम कोई ऑर्डर पास कर रहे हो तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह से हर एग्जीक्यूटिव पोजीशन की, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सबकी कोई ना कोई एलिजिबिलिटी थी, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन थी, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट था जिसकी वजह से उनके पास ये पावर आई। बाय चांस यू हैव मिसरिप्रेजेंटेड, आपने अपने फॉर्म्स में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी जो एक्चुअली अगर सही लिखी होती तो यू वुड हैव बीन इनएलिजिबल टू एन IAS ऑफिसर। ओके, और मुझे ये बात 10 साल के बाद मालूम पड़ी कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ था। He should never have become an IAS officer. इसमें तो कुछ गड़बड़ है। This is making him unentitled to become an executive. तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, मैं कोर्ट्स में चले जाऊंगा और मैं एक रिट मूव करूंगा, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो विल बी अ रिट। कोर्ट से रिट आएगा तुम्हें एग्जीक्यूटिव, तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ शो कॉज नोटिस। ये तुम्हें नोटिस आएगा कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, show your satisfy your position, satisfy your eligibility for this executive position, otherwise you will have to vacate this office. So prove your situation to us, prove your eligibility to us, otherwise we will take you out or you will have to vacate the office. This writ is called as quo warranto. So this is the fifth and the last type of writ. याद रखने वाली बात यह है कि जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अवेलेबल है, हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है। पॉइंट टू रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट विल डील विद रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट्स में जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है इट कैन यूज इट फॉर वायोलेशन ऑफ, दोनों में कॉमन क्या है? वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हाई कोर्ट में फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अ लोअर ट्रिब्यूनल, ओके, कोई बिजली ट्रिब्यूनल, कोई टैक्स ट्रिब्यूनल, कोई आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से कोई गलती हो रही है, कोई तुम्हारा नॉन फंडामेंटल राइट, कोई लीगल राइट, कोई स्टैट्यूटरी राइट वायोलेट हो रहा है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डील्स, से द वर्ड, only for the violation of fundamental rights. I hope you get my point. Supreme Court is only for fundamental rights. Violation of fundamental rights plus for any other purpose, for any other right, legal right, you will have to go to the high court. तो तुम्हें एक क्वेश्चन आता है, that is it true that high courts have got wider writ powers? तो आंसर होगा yes. Wider ही बात बोलिए, higher नहीं है, wider. Why? Because it deals with fundamental rights and any other purpose. Supreme Court only fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स मिली है वो मिली है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हाई कोर्ट में पावर्स मिली है
वो मिली है अंडर आर्टिकल 226। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हें एक बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ेगी। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर्स है वो अपने आप में खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो रिट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है वो पार्ट 3 में नहीं आती, वो आर्टिकल 226 में आती है। So Article 226 is not a part of Part 3 of the Constitution. It is not a fundamental right. तो ये अपने आप में बड़ा विचित्र बात है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में रिट तुम अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करके भी डाल सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में रिट is not your fundamental right. Although you can use the writ of the High Court for violation of fundamental rights, but approaching the High Court is not your fundamental right. ये $100 million का पॉइंट है, इसके बारे में सोचोगे तो 4 दिन लग जाएंगे। Okay, it's a very big thing. Approaching the Supreme Court is your fundamental right. Approaching the High Court is not your fundamental right. I hope you understand this. ऐसे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और ये होता है फाइन पॉइंट्स। ओके, मेमोराइज करने से कुछ नहीं होने वाला। Either ways, let's have a small recap of this part. Writs are extraordinary powers. Okay, the writs are nothing else but orders. Okay, but they are extraordinary since they are protecting your fundamental rights. They are ensuring that the guarantee of the Constitution is not merely a word. Okay, guarantee एक real चीज होनी चाहिए. Okay, उसको enforce करने के लिए ये writs have been given to both the Supreme Court and the High Court. फर्क यह है, सुप्रीम कोर्ट को मिलती है रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स को मिलती है रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए डील करता है, ओनली फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर पर्पस। ओके, and because it is any other purpose, तो एक लाइन बोली जाती है that the writ jurisdiction of the high court is wider, not higher, wider। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से आंसर देना। राइट, 5 types of writs are recognized, हमने नाम दे दिया है। 1 is habeas corpus, 2nd is mandamus, 3rd is certiorari, 4th is prohibition, 5th is quo warranto। एक क्वेश्चन और आता है, क्या आने वाले भविष्य में हमारे पास 6 टाइप्स के रिट्स हो सकती है, 7 टाइप के रिट हो सकती है? हाँ, हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट। लेकिन 5 से 4 हो सकती है? नहीं हो सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ ह्यूज पॉइंट। 5 से 6 हो सकती है। यू कैन इंक्रीज द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन नॉट डिक्रीज। ये पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन है, पार्लियामेंट ने ही ये रिट पावर सुप्रीम कोर्ट दी है, लेकिन वो बढ़ा सकते हैं, दे कैन नॉट रिड्यूस इट। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट? इज पार्लियामेंट अ सॉवरेन बॉडी? इज सुप्रीम कोर्ट अ सॉवरेन बॉडी? इन सब क्वेश्चंस को याद करने के लिए तुम बुक से पढ़ोगे, तुम लोग को 100 साल समझ में आएगा, तब भी नहीं तुम लिख पाओगे। The reason to that is you have to understand constitution. इसको समझ जाओ, okay? Absorb it, okay? Memorization से constitution। इससे पहले कि I sign off, important part that this is the final reminder. You can get up to 50% off on UPSC Civil Service Examination subscriptions, and the last chance is there. Please use the code SIDLIVE. I'll be very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And if you want to connect with me, feel free to connect with me on Telegram.